आज टीएफएफ के इस एपिसोड में हम एक ऐसी चीज़ के साथ बैठे हैं जो सिर्फ यूनिफॉर्म का हिस्सा ही नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी, डिसिप्लिन और पूरी ज़िंदगी का एक पहलू थी। आज इस कैप के साथ हम बात करेंगे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से, जो अपनी सर्विस के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का कुछ सच हम सब के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैप के साथ एक कहानी। हमारे फेम फेस्ट पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में हमारे साथ हाजिर हुए हैं असलम साहब, जो रहे हैं एक्स आर्मी पर्सन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। तो हम शुरू करेंगे आपके आर्मी लाइफ की पहले दिन से कि किस तरीके से आपका पहला दिन गुजरा। पहले रोज़ वो भी 14 तारीख थी, आज भी 14 है। सबसे पहले मुझे भेजा गया ट्रेनिंग सेंटर में। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है एएमसी सेंटर इंडियन स्कूल लखनऊ। वहाँ पे जाके सबसे पहले एक लाइन लगती, जितने लोग का सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले पहला कदम होता है कटिंग करना, हेयर कटिंग जी। तो एक मिस्टीन होता है, एक जिसको बर्तन कह लीजिए, तो सर के ऊपर रख दिया, उसके बाद राउंडिंग घुमा के कटोरा टाइप कटिंग जो बोल दी, वो कटिंग हो गई। उसके बाद में मेस के अंदर उसी रोज़ 15 अगस्त हो गया, नेक्स्ट डे 14 अगस्त 15 अगस्त को होता है फौज के अंदर बड़ा खाना, जिसको अपन जो है यहाँ बफर सिस्टम कहा जाता है, जिसको सिविल में। तो खाना वाना खाया, उसके बाद हमें किट बांट दी गई, सबको किट बांट, जिसमें बेल्ट, कैप, पिट्ठू, सारी पूरी फुल वर्दी का। आपकी ड्रेस उसी दिन मिल गई थी, 15 अगस्त की रोज आपको मिल गई थी। आपकी ज्वाइनिंग किस तरीके से हुई थी वहाँ पर कि कुरवाई से आप एक शहर, एक कस्बे से निकले हुए हैं, कि किस तरीके से पहले आर्मी में सिलेक्शन हुआ जाता था? पहले क्या रैलियाँ हुआ करती थी जिले में, हर जिले के अंदर रैली होती थी। तो अपने विदिशा के अंदर रैली थी, भर्ती होने के लिए हम चले गए। इत्तेफाक से मार्कशीट भूल गए थे, मार्कशीट भूल गए थे। तो हमें कहा कि आप कल जो है बाड़ी बरेली के अंदर भर्ती हो रही है, आप वहाँ आ जाना। तो इत्तेफाक से फिर हम वापस आ गए और अपनी मार्कशीट हमने तलाश की तो हमें मिल गई। अब दूसरे रोज़ जो है हम बस स्टैंड पे, हमारे एक साहू जी थे, उनका ढाबा था, तो वहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किस साधन से वहाँ जा रहे हैं। कुरवाई से कहीं बाहर गए नहीं थे जी। तो साधन देखा तो हम बिस्कुट खा रहे थे, 2 रुपये का बिस्कुट ले खा रहे थे। तो इतने में ट्रक आया, उधर ट्रक आया सामने, उसी ढाबे के सामने ट्रक आया। हम ड्राइवर से पूछा, भाई कहाँ जाएगा ट्रक? उन्होंने कहा ये जाएगा रायसेन पहुंचेगा। हाँ, बाड़ी बरेली में इसका स्टॉप है, तो फिर उसके बाद जाएगा रायसेन। पहुंच गए, रेस्ट हाउस सामने और लेफ्ट साइड में मस्जिद थी। आप सुबह पहुंचे वहाँ? सुबह पहुंचे 5 बजे, जाके मस्जिद के अंदर फ्रेश हुए, वुज़ू वगैरह बना के उसके बाद हम आ गए रेस्ट हाउस में। वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग चल रही। अच्छा, चेकअप चल रहा, फिजिकल। डॉक्टर साहब थे, आर्मी के डॉक्टर साहब, सूबेदार मेजर साहब। ये लड़का जो आ रहा है, ये तो वही है, कल विदिशा आया था। पहचान गए आपको? पहचान गए। हाँ। क्या इसको जरूर जाना है उसमें आर्मी के अंदर, नहीं तो ये आता नहीं जी। तो मतलब फिजिकल हुआ। हाँ। उसके बाद बोला कि आप कल भोपाल जाइए, BRO ऑफिस, बेसिक रिक्रूटिंग ऑफिस होता है जी, जो रिक्रूटिंग ऑफिस होता है, बेसिक रिक्रूटिंग BRO बोलते हैं। BRO पहुंचने के बाद वहाँ पे हमारा जो है रजिस्ट्रेशन हुआ जी। उन्होंने बोला ये आपको हम एक एड्रेस लिख के दे रहे हैं, आप नेशनल स्टैंड के ट्रेड के लिए आपको भर्ती किया है और आपका सेंटर है एएमसी सेंटर इंडियन स्कूल लखनऊ। आप वहाँ जाना ट्रेन से, यहाँ से गाड़ी जाएगी, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है स्टेशन पे छोड़ेंगे, उसके बाद अपनी अपनी आप पर्ची लेना। अब ये तलाश आपको करना है कौन सी गाड़ी जाएगी लखनऊ। अच्छा, नहीं कहीं और गलत गाड़ी में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में आप लखनऊ पहुंचे? डायरेक्ट लखनऊ पहुंच गए। वह ये सब हो गया। लखनऊ पहुंचने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद पूरा ये वर्दी वगैरह सब कुछ दे दिया, ठीक है, ट्रेनिंग शुरू जी। मिस्टीन कटोरा चाप वो कटिंग होने के बाद यहीं पर हो ही गई थी। हाँ, हो ही गई थी। हाँ। ये पूरा किट मिल गया, ले आओ। आपने पहली बार ड्रेस पहनी, आपको कैसा महसूस हुआ? ड्रेस पहनने के बाद बहुत अपने आप पे वो हुआ
गर्व महसूस हुआ कि यार हम फौजी बन गए। गांव जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, हैं, तो ये अपने आप को लगा। कितने वक्त आपने वहाँ बिताया, उसके बाद आप कुरवाई आए? ट्रेनिंग होता 6 महीने का, 6 महीने बेसिक बाद? ट्रेनिंग। जी। बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद हम कुरवाई आए। कुरवाई में तो खूब हार फूलों से हमारा स्वागत हुआ। स्कूल के लड़कों ने, हमारे जो टीचर्स थे, उन लोगों ने बहुत एहतराम किया और कहा कि इनको जो आप आर्मी के बारे में बताओ, किस तरह भर्ती होती क्या है, तो हमने उसको गाइड। मैंने सुना है आप पहले कुरवाई के निकले हुए एक फौजी हैं, जो सबसे पहले फौजी आप ही कहलाते हैं यहाँ के। बिल्कुल सही बात। इस इलाके का पूरा अपने तहसील का पहला फौजी में हूँ। जी। ये उसके बाद जो है गर्व मैंने, की बात है ये, बहुत हाँ बहुत गर्व की बात। कि पहला उस टाइम, सिलेक्शन हाँ, आपका हुआ। तो काफी लोग थे। आपके जो हमें माँ तारीफ- बाप ने क्या बोला आपने जब जाने का कहा यहाँ से कि मैं फौज में जाना चाहता हूँ? माँ बाप से, जी। माँ बाप तो बुरी तरह डर गए हाँ, कि लोग जो वहां जाता वो आता ही नहीं वापस। लोगों के जहन हाँ, में ऐसा था। जहन में ये डाल दिया डर जी। हमारे माँ बाप के, हमारे सगे चाचा ने। और जब 6 महीने तक हमारा कोई पता सता नहीं चला तो उन्होंने कहा वो तो गया, निपट गया वो तो। निपट गया वो, पूरे में हो गया। तो ये आपने 6 महीने तक कोई बातचीत घर वालों से नहीं की थी? पहले किस तरीके से बातचीत होती थी? मतलब पहले खत चलते थे पहले या खत किताबत टेलीफोन? चलता था। अब अपन ने लेटर लिखा हम्म। तो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ही मिलता था। ज्यादा कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन 1 हफ्ते से पहले नहीं मिलता। तो उनको मिली तो वो जब पढ़ी उन्होंने तो उनको सुकून हुआ कि नहीं नहीं बेटा जिंदा है। खत मिला उन्हें? खत मिला तो उनको लगा कि हाँ बेटा जिंदा है। लखनऊ में आपने 6 महीने गुजारे। जी। इसके बाद उसके बाद हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग शुरू हुई मिलिट्री हॉस्पिटल शिलोंग मेघालय। तो वहाँ पे 9 महीने कोर्स होता है, बेसिक मतलब टेक्निकल का क्लास 3 कोर्स वहाँ पे होता है। नर्सिंग का किया? नर्सिंग का, क्योंकि ट्रेड तो अलग अलग होती है सबके। क्योंकि आप 12वीं के बाद यहाँ से चले हाँ, गए थे, हायर सेकेंडरी के बाद। हाई सेकेंडरी के जी। बाद वहाँ चले गए, फिर आपने नर्सिंग की? नर्सिंग का हमें ट्रेड, नर्सिंग का यहाँ से मतलब जी सिलेक्शन हुआ हमारा, जी जी। क्योंकि उस आर्मी के अंदर सब ट्रेड होते हैं। धोबी भी होता है, ड्राइवर होता है, मोची होता है, अलग कुक अलग होते हैं। जिम्मेदारी उस हाँ, आर्मी के क्लर्क अंदर होते हैं, अलग अलग सब, जिम्मेदारियाँ रहती हैं। सब बिल्कुल अलग अलग ट्रेड। आपको जो जिम्मेदारी वो मिली वो नर्सिंग हाँ, की मिली। नर्सिंग की मिली। जो मैथमेटिक्स थे उनको क्लर्क बना दिया। जी तो जी। उनको क्लर्क की ट्रेनिंग करना पड़ेगी कहीं भी जान भेजें। फिर इसके बाद आपकी पोस्टिंग शिलोंग के बाद पहली पोस्टिंग मेरी सेकंड पोस्टिंग कहलाई। जी। तो आई एम भटिंडा पंजाब 174 MH मिलिट्री हॉस्पिटल पीस एरिया। तो वहाँ पर कैसा 3 गुजरा साल। आपका? 3 साल मरीजों के साथ। तो वहाँ मरीज ऐसा जैसे यहाँ पर मरीज रहते हैं जैसे शहर के या गांव के, वो लोग आते थे या सिर्फ नहीं, केवल आर्मी पर्सन आते हैं उसमें, नॉर्मल डिजीज वाले। नॉर्मल? बुखार है, टाइफाइड है ना, कोई हेडेक है, पेट दर्द है। कभी ऐसा इंजर्ड पर्सन देखा जो मिलिट्री से घायल होता हुआ आया हो, जो वॉर में? हाँ, बहुत आए। अच्छा। भटिंडा में तो बहुत ही ज्यादा आए, क्योंकि वहाँ एयरफोर्स स्टेशन भी है, वहाँ भी आए बहुत लोग। आपने इलाज किया? इलाज किया। पहली बार किसी को गोली लगी हुई देखी हो आपने नर्सिंग के आपके अपने प्रोफेशन में? हाँ हाँ, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग लेके हम शिलोंग से आए थे। जी। तो वहाँ पे हर चीज सिखाई जाती मैंने सुना है मिलिट्री की ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है। है, होती है, बिल्कुल टफ। तो लोगों को टफ क्या लगा? आपको टफ क्या लगा? हमें टफ ये लगा कि जो हम स्कूल लाइफ में जो हमारा स्पोर्ट्स थे, कबड्डी है, खो खो है, जी वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, ये तो आसान था। जी। और वहाँ पे क्या है, 9 फीट लॉन्ग मतलब, और 4 फीट जो है चौड़ाई होती है। तो उसको पार करना, अपन दौड़ के आकर पार पर छलांग लगाना जी। वो हमें सबसे कठिन लगा। बाकी रस्सा कसी, मंकी रोप वगैरह ये नॉर्मल। तो जो अपन के स्पोर्ट्स होते हैं वो खेलना चाहिए लोगों को। पूरे बिल्कुल खेलने चाहिए, जरूर बहुत हमने काम सुना है आते हैं। आपका जो शौक था एक पहलवानी में भी था, कुश्ती पहलवानी। लोग आजकल जानते नहीं है इस चीज को। उस टाइम में रिवाज ही था, सन 1980 के हाँ। आसपास बहुत ज्यादा रिवाज था कुश्ती का। हाँ। तो यहाँ पे जो अनवर पटेल है, सरवर पटेल, उनकी सार है जिसमें भैंसें बनती हैं, उसके अंदर अखाड़ा था। अखाड़ा। उस्ताद कौन थे उस्ताद आपके? थे भूरा भाई। भूरा भाई? हाँ, आपके भूरा उस्ताद भाई, हैं। हाँ, ये जमींदार हैं जो, जी जी। ये उस्ताद थे सभी के। और हम लोग थे जैसे वर्तमान में विधायक हरी सिंह सप्रे, वो जी। पहलवानी बहुत करे। अच्छा अच्छा, उन्होंने पहलवानी की है? हाँ, बहुत ज्यादा पहलवानी की। अनवर पटेल साहब जी वन्य साहब स्पोर्ट टीचर जो थे, जी। तो काफी लोग थे। तो आपको स्पोर्ट्स से बहुत सहारा मिला वहाँ पर ट्रेनिंग में? बिल्कुल मिला।
तो लोगों को आप कहेंगे कि स्पोर्ट्स के लिए कि खेला खेला कीजिए। खेल बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में। हाँ, खेल कोई सा भी हो, उससे शरीर जो है ताकतवर बनता है, जिसमें अपना और आदमी जाता है तो उसको डर नहीं आदमी के अंदर जाना कि वही आजकल एक्टिविटीज़ आर्मी में होती हैं जी, जो सिविल में होती आपको कभी ऐसा लगा कि मैं आर्मी में क्यों आया? हैं। वो तो एक मज़ेदार किस्सा है उसका कि जो फर्स्ट में मेरी ड्यूटी लगाई, जी, फौज के अंदर ड्यूटी आपकी चाहे मिट्टी के ढेर पे लगे या कहीं भी लगे, पानी के उसमें लगे कहीं भी, तो आपको बिल्कुल मुस्तैद होकर ड्यूटी निभाना। तो मेरी ड्यूटी लगा दी उस पे गिट्टी पे, मिट्टी के ढेर पत्थर के ढेरे पे। जी, नए नए गए थे, उम्र भी कम थी, 17.5 साल तकरीबन थी। रात के बज गए 12, मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी, मेरे हाथ में डंडा था एक। ये शुरू में तो ट्रेनिंग लिया नहीं तो बंदूक लेने से मतलब जी, नहीं। जी, अब रात के टाइम थोड़ा झोंका आ गया है, तो इत्तेफाकन वहाँ से कमांडर साहब आए, जब उसने हाथ खींच के दिया है तो कुनाट खा गए। उसके बाद आज तक नींद नहीं लगी, और फिर दिमाग में आया कि यार कहाँ फंस गए यार, कि चले वापस अच्छा, चलते वापस हैं। चलते हैं निकल के, मगर जाएंगे तो यार फिर वो तौहीन होगी खुद की भी, माँ बाप की, अपने शहर की। तो मैंने सोचा देखते हैं, कोशिश कर रही। और आप हमारे भी- डिमोटिवेट नहीं हुए वहाँ जाके? आपको ऐसा नहीं लगा कि अपन वापस चलते हैं, नहीं, इस वजह नहीं, से आप नहीं। रुके कि लोग क्या कहेंगे इस वजह से हाँ, आप रुके? ख्याल तो आया लेकिन जी। अपने उसको टाल दिया। आपका जो शेड्यूल क्या था वहाँ पर? आपका शेड्यूल क्या था वहाँ पर? शेड्यूल ये था कि रात को तकरीबन 3 बजे सोना कंप्लीट होके, इस तरह वर्दी पहन के पूरे बंदूक, मतलब उस टाइम बिजी थी, हम शुरू हो गई जाकर जैसे ही विसिल लगेगी आपको ग्राउंड के अंदर पहुंचना है। सबसे पहले 3 बजे सो के 5 बजे उठ जाना। तो सबसे सबसे पहले एक्टिविटी अपनी होगी पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में जाना पड़ेगा अपन। तकरीबन आधा घंटा भाग दौड़ शुरू हो गई, आधा घंटा आधा घंटा। वार्म अप के लिए। हाँ, उसके बाद वापस आए तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, नाश्ता किया, फिर आप फ्रेश हो, नहा धो के कंप्लीट वर्दी पहन के आपको फिर बताया जाएगा आपको आपकी ड्यूटी कहाँ है, तो वहाँ जाना। अगर पीस एरिया है तो हॉस्पिटल, फील्ड एरिया है तो पोस्ट पे बंकर। तो इस तरीके से आपकी इस सुबह तरह। सुबह का आगाज होता सुबह था। का आगाज हो गया। उसके बाद क्या 10 बजे जो है आपको नाश्ता मिलेगा, 1 बजे लंच हो गया, 4 बजे फिर टी मिलेगी, टी ब्रेक हो गया, फिर शाम को 7 बजे खाना, फिर रात को 10 बजे चाय। तो ये ड्यूटी टाइम में भी यही था आपका और ट्रेनिंग टाइम में भी यही बिल्कुल routine एक था? साथ। तो ये जो डिसिप्लिन था आपको आर्मी में सिखाया गया, ये स्कूल टाइम में आप कैसे थे? इस टाइम मतलब बचपन में आप आर्मी में जाने इसकी से ट्रेनिंग सबसे पहले हमारे जो उस्ताद थे पहले? जी, सैयद हैदर जैदी साहब, बहुत डिसिप्लिन के, बहुत स्ट्रिक्ट थे शुरू से, जी, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा डिसिप्लिन डिसिप्लिन का, हर चीज़ का डिसिप्लिन, टाइम से उठना, टाइम से स्कूल जाना, टाइम से आना, सब बिल्कुल होमवर्क। आप उनके शागिर्द रहे हैं, शागिर्द रहा तो आपको बहुत कुछ सीखने को बहुत। मिला। आप कभी पिटे हैं टीचर्स? नहीं, किसी टीचर ने आपको मारा हो? नहीं, कभी नहीं। हमारे एक टीचर थे खत्री साहब जी, तो उनके वालिद साहब ने उनको सिखाया था, खत्री साहब अभी मौजूद हैं, कि पेन लिया इसमें लगा दिया उंगली में कोई मामूली गलती करने पर, और इसको पकड़ के ऐसे घुमाया तो ये दोनों उंगली नीली पड़ जाती, फिर पेन पकड़ने की हिम्मत नहीं, जिसको भी सजा मिली। सबको सजा हाँ, मिली। मारा तो कभी किसी टीचर ने नहीं, आपकी आर्मी में जाने के बाद रैगिंग हुई? कभी लेकिन किसी जूनियर या सीनियर ऐसा कुछ होता तो है? हंसी मजाक ऐसा चलता है भाषा को लेके, तो उसमें थोड़ा आगे बोली सबकी अलग 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 रहती है, बोलियां थोड़ी- होती, थोड़ी। तो उस पर से थोड़ा हो जाता है। आपने वर्दी का पहनने का बात बता दी, आपने वर्दी पहनने की बात तो बता दी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके जो ये स्टार्स लगे हुए हैं, ये जो ये स्टार जो मिलते हैं खान साहब, जी, जगहों पर डिपेंड करती है। जैसे हम सबसे पहला मेडल मिला हमें 9 ईयर सर्विस करने के बाद, जब 9 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो पहला मेडल मिलता है, एक मेडल मिल जाता एक मेडल मिल जाता है। अब जहाँ जहाँ फील्ड की नौकरी होगी आप, जैसे मेरी फील्ड की रही इसमें कोहिमा नागालैंड बर्मा बॉर्डर जो, बर्मा वहाँ का अलग बॉर्डर। मेडल हो गया। जी, फिर मैं रहा बीकानेर राजस्थान में, वही फील्ड एरिया रहा, पीस नहीं है, वहाँ पे भी रहा। और फिर आ गया मैं इधर नौशेरा में, जम्मू एंड कश्मीर, उसका अलग मिलेगा। ये डिपेंड करता है जगह के ऊपर। आपको कितने मेडल मिले? अभी हमें मिले हैं मेडल 11, 11 मेडल। लेकिन मेरे पास मौजूद जो है 9 है। अच्छा, 2 मेडल नहीं आ नहीं सके किसी वजह से, मिसप्लेस हुए।
मिसप्लेस हाँ उधर से तो रिकॉर्ड आपने में। फीड एरिया और पीस एरिया की बात की जैसे अभी, जी तो इसमें क्या फ़र्क रहता है? फर्क ये तो पीस एरिया मतलब जब अपन शहर में बैठे, जी, वो शहर में मिलिट्री का हॉस्पिटल है, जी, वो अब पीस एरिया हो गया। पीस एरिया, और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे रहते, वो फील्ड एरिया हो गया। फीड एरिया। तो आपने बॉर्डर पर रुके होंगे, वहाँ बॉर्डर की पे मैं रहा पोस्टिंग हुई? 4 जगह। हाँ, 4 जगह आप 4 वहाँ जगह। रहे। तो वहाँ कभी ऐसा कोई घटना हुई हो आपके साथ कि सामने से जंग देखी हो, ऐसा बहुत कुछ? बहुत बहुत देखो, मतलब फील्ड एरिया में जैसे जम्मू एंड कश्मीर है जी, और नागालैंड है, बर्मा बॉर्डर। जी, तो मैं अपने यूनिट में था, तो सीओ साहब का फ़ोन आया कि आपके पास 2 आदमी आ रहे हैं, उनकी लड़कियों की शादी है और जो अपने पास राशन अवेलेबल है हुँ, वो इनको दे दो। जी, तो हमने जो हुक्म माना, वो मानना ही पड़ेगा कमांडर। तो शक्कर है, दालें हैं पूरी, घी के टीन उन दिनों चलते थे जी, देसी, नमक से लेके सब कुछ दिया। गाड़ी में हम लोग सवार हो गए, हमारी 1 टन एम्बुलेंस कहलाती है, जी। तो उसमें हम लोग 30 थे। 30 लोग आप 30 उनके? लोग उनको साथ में ले गए गांव तक। जी, गांव आने से तकरीबन 50 मीटर दूरी से मतलब गायब हो गए, हुँ, क्योंकि वो उनका रुख था पीछे साइड, सिग्नल रूट तक, और हम तो आगे देख रहे थे, ड्राइवर भी आगे थे। तो देखा तो गायब है। अब आदमी, हम लोग गांव में गए, गांव में एक बच्चा नहीं, गांव पूरा खाली। सुनसान। हाँ, फिर वहां से रिवर्स हुए हम 20-25 मीटर ही। तो चलो अब कमांडर साहब बोले नाश्ता कर ले। मसूर की दाल और पूड़ी वगैरह थी, हम लोग बैठे वहाँ, कब्रिस्तान बहुत बहुत ज़्यादा, वहाँ बैठ गए नाश्ता कर रहे हैं। उसी टाइम में हज़ारों की तादाद में सांप, हज़ारों की तादाद में साँप आए। सांप, जो काटते नहीं, 2 मुंह के होते। नाश्ता वाश्ता की, नाश्ता करके हम चले, थोड़े 10 कदम भी नहीं चले तो एकदम फायरिंग शुरू हुई। अच्छा, हाँ, हम ये समझे कि बारिश हो रही है, ये हाँ, समझे वाह। हमने, हमारे दिल में आया कि बारिश कभी देखा नहीं, इससे पहले आपने कभी जंग नहीं देखी? जंग कभी उससे पहले देखी नहीं थी। मतलब ये आतंकवादियों का वो था। जी, अच्छा, हाँ, आतंकवादी हमला अम्बुश था। बोलते हैं इसको, जो घात लगा के हमला करना, उसको अम्बुश बोलते हैं। अम्बुश, अम्बुश। अम्बुश। वो उन्होंने हमला कर दिया। तो हमले से पहले हम जो है, ड्राइवर बैठा, राइट साइड ड्राइवर, लेफ्ट साइड बीच में मैं, और लेफ्ट साइड में एक शर्मा था, बेगमगंज जिला राजस्थान के शर्मा जी थे। वो लड़का, पहले ऐसा तू ऐसा कर, नहीं पहले मैं बैठा था, तो फिर तुम यहाँ बीच में खिसको, मैं यहाँ बैठूँ, तू कुंगना करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। इतना ही कर रहा हूँ तो उसमें गोली चली ऊपर से, पेड़ के ऊपर वो आतंकवादी बैठे थे, वही तो लेने आए थे। बस शुरू कर दी, फायरिंग शुरू की। तो जब उसको गोली लगी माथे में, पेशानी के अंदर गोली लगी, पूरा पलट गया, इतनी जम के देखिए फुट जो आपके साइड में बैठे मेरे हुए साइड थे। में। तो उन दोनों रिवाज था अपना, हर स्टूडेंट घड़ी पहनता था, जेब के अंदर रुमाल होता था और पेन होता था। उसने रुमाल निकाला और फट से उसको करा, रुमाल बांधा, इतने ऐसा कर ही रहा तो उसमें हाथ में लगती चली गई, मुझे इतनी गोली लगी। ये अब आपको देखिए, गोलियां लगी वहां पर? बहुत गोली लगी मुझे, लगी है ये 6 AK-47 की 6 राउंड। देखो ये रेडियस है कंप्लीट, ठीक है, अल्लाह का इतना पीस गायब है, इतना पीस जो 4 इंच जो है ये गायब है, इतनी हड्डी है ही नहीं। ये देख आर पार, ठीक है, ये लग, तो यहाँ पे देख जी, इस तरह से, मतलब पूरा राइट साइड में। और ड्राइवर को गोली लगी, ड्राइवर भी गया, उसका भी कोई एक्सपायर हो गया उसी टाइम, ऑन द स्पॉट। दोनों एक्सपायर हो गए थे? दोनों, हाँ, ये तो हो ही गया, अकेले बचे उसमें। जी, बाकी अब आपके हाँ, साथ? साथ में 6 लोग थे, हाँ, ये सब लोग ऑन द स्पॉट नहीं आपने बताया ना अभी 30 लोग साथ थे जब? थी। और अदर्स गाड़ी में, गाड़ियां अलग थी? अलग कितनी गाड़ी में सब गाड़ियां कुछ, हम थे 1 टन में, बाकी लोग 3 टन में थे। 3 टन से मतलब उसमें 30-35 आदमी भर जाते, थी? अच्छा, और 1 तो टन वो के अंदर 6 आदमी सिक्योरिटी के लिए चल रही थी आपके सिक्योरिटी साथ? पीछे। अच्छा, तो 1 टन के अंदर केवल 6 जवान थे, अच्छा, और उसमें बाकी बाकी के 24-25 24 जवान जवान उस दूसरी पीछे। गाड़ी में थे और 6 जवान आपके साथ थे जिसमें सामान रखा हुआ था। अब उनको मैंने दोनों को देखा तो मैं फिर पड़ गया। तो वो आतंकवादी यार छोटे छोटे होते ना, उन्होंने लात मारी, में उन्होंने सोचा ये निपट गया, खत्म हो गया, सूंघ सांग के चले गए वो। उसमें लेडीज का वो होती उनकी कमांडर, आतंकवादियों में? आतंकवादियों में 22-23 साल की लेडीज होती हैं, उसके अंदर सब होते हैं, अच्छा, इंजीनियर, डॉक्टर, वो लड़की हैं। और उनका काम है कि हथियार छीनना। छीनना, केवल उनका मकसद एक ही होता है। और वो अटैक ऐसे करते हैं, कोई भी नई यूनिट आई उस जगह, उसको इतना पता नहीं होता,
जैसे अपन को पता है कि अभी हम बस स्टैंड का यहाँ से बस स्टैंड कैसे जाएंगे, अपन को सब रास्ते मालूम है, यहाँ से ही बस स्टैंड पहुँच जाएंगे, इस साइड से ही पहुँच जाएंगे, नदी तरफ भाग के भी पहुँच जाएंगे, सबको पता है। तो अपन होते अननोन, बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। उसी रोज हमला करते जिस रोज नई यूनिट वहाँ पर पहुंचती है। तो हमें फिर ये हो गया। उसके बाद मुझे हेलीकॉप्टर में लोड किया, जब कमांडर को मालूम पड़ गया वायरलेस से, तो हमें लोड करके सीधे ले गए वो कोहिमा नागालैंड, क्या एक हॉस्पिटल है 176 मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ पर भर्ती कर। आपके जो 30 जवानों में से कितने शहीद हुए उस टाइम? उस टाइम में 54, तो वो 12 लोग शहीद हो चुके शहीद हो थे। गए। और फिर वायरलेस बाकी करके लोग जितने अपाहिज हुए, जख्मी हुए पूरे, थोड़ा कोई भी नहीं, सब जख्मी हुए, क्योंकि उनकी फायरिंग रुकी नहीं है। आतंकवादी हमला हुआ, आपसे हथियार छुड़ाए और वो चले गए, बस सिर्फ हथियार छुड़ाने के उनका लिए। मकसद एक ही होता है। जब भर्ती हो गए फिर हम जाके कोहिमा में, तो वहाँ पे हमने हमारी तीसरे रोज आँख की होश आया, तो हमने देखा सामने सोनिया गांधी जी खड़ी हैं, रामविलास पासवान जी वो भी मंत्री कुछ थे, मंत्री जो जी। सरकार, भारत सरकार, और प्रधानमंत्री देवगौड़ा साहब, तो ये सब देखा हमने। आपके खैर हमें खैरियत वहाँ के खैर लिए। के लिए आप मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन हैं जी। और हमने सुना है आप अलका याग्निक जी से भी मिले हुए हैं। ये बात है कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता की, जी। CHSC कमांड हॉस्पिटल साउदर्न कमांड, तो कलकत्ता में मैं मतलब तो मेरी पोस्टिंग जब हुई कलकत्ता, तो मैं गया, तो वहाँ पे कलकत्ता के अंदर एक साल्ट लेक सिटी है, वो साल्ट लेक सिटी के महावीर चौक है, उसका कॉलोनी का नाम महावीर चौक है। तो पहला जो रूम है वो D1 अलका याग्निक जी का है। तो हमें मालूम पड़ा, हमें भाई गानों का शौक था, तो हमके इन पार्श्व गायिका हैं, इनसे मिलनी थी, तो उनके उससे कहा हमने असिस्टेंट से कि यार दीदी से मिलना है, हाँ मिल तो मिल सबसे मिलती हैं। अंदर गए, हाँ भैया, मैंने कहा वो आपके गाने मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर आपके पास डायरी है, पहले ये बताओ, डायरी तो नहीं। अब उस जगह को मैं भी अनजान था जी। कम से कम 2-3 किलोमीटर में गया भाग के, फिर जल्दी मत करना, फिर तलाश करके ले आओ डायरी। तो मैं एक डायरी खरीदी 2 रुपये, उन्होंने अपना लिखा, ओल्का याग्निक, ऑटोग्राफ दिया, मेरे पास आज भी मौजूद है। फिर वो बहुत अच्छी, उन टाइम उनकी उम्र थी 50 साल, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। मैं स्टिचिंग भी उनकी निकल चुकी, ड्रेसिंग वगैरह करने का, और उनका जो कमरा था जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर दूर था, तो नंगे पाँव मेरे पास आती थी भरी दोपहरी में, एक PCM पैरास्टामोल टेबलेट ले लीजिए, कभी कोई और कुछ ले लें, या ड्रेसिंग का सामान ले लें। सबसे बड़ी बात मुझे कलकत्ता की एक लगी साहब, कि जिस कॉलोनी में मेरी ड्यूटी लगाई थी जी। उसके अंदर IAS अफसर, ऑन सर्विस और रिटायर्ड पर्सन, एयर होस्टेज, पायलट, बड़े बड़े इंजीनियर, मारवाड़ी लोग, उद्योगपति बहुत बड़े बड़े, रेल की भी जो पटरी वगैरह जो भी बनाते थे, पहिए वगैरह, तो गुरूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जिस तरह अपने यहाँ होता है ना जी जी। कि अगर कोई चपरासी बन गया तहसील में, तो साइकिल पे भी जा रहा तो उधर न्यायालय लिख देते, जी। वहाँ ये चीज़ नहीं है। और सुबह के टाइम में ब्रेड की लाइन लगती थी, ब्रेड खरीदने की, नाश्ते के लिए और सब्जी लेने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा रिवाज था, अगर आपका सब्जी 10 रुपये 20 पैसे की, 10 रुपये 20 पैसे देना। बड़े बड़े आदमी लाइन में लगे, अपने यहाँ से नहीं, कोई बड़ा आदमी है तो हट जा, होता है। वो आ रहा, ये आ रहा, ऐसा। इसके बाद वेस्ट बंगाल की कुछ कहानी है आपकी, किसी मुख्यमंत्री हाँ की? जहाँ, हाँ कलकत्ता में थे साहब, एक बहुत कलकत्ता बड़े, की कहानी है ये। कलकत्ता की पूरी बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहाँ मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु साहब, जो 7 बार मुख्यमंत्री बने वेस्ट बंगाल के, और वीरेंद्र शाह गवर्नर थे, राज्यपाल। वो लोग बहुत अच्छी तरह से, मतलब हमारा बातचीत होती, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ जी जी। इस तरह उनसे बात होती। और मेरी यहाँ ड्यूटी रहा, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट रहा, ज्योति बासु साहब का भी और इनका राज्यपाल साहब का। तो ये कभी मैं बैठा हूँ, और जैसे गाड़ी उनकी आई, खड़ा होकर सलूट मार रहा हूँ, अरे बैठ बैठ बैठ, और साथ में खाना खाना, एक मुख्यमंत्री के साथ साथ आपने? बैठ गया, बिल्कुल सादा इंसान। जी।
राजपाल साहब के निजी हेलीकॉप्टर, राजपाल साहब उस टाइम पर बीरंजे शाह, वीरेंद्र शाह। हाँ उनका नाम था, ये तो तस्वीरें हैं वो जी। और ऐसा है कि इत्तेफाक रहा मेरा ये ड्यूटी के दौरान का, जब मेरी पोस्टिंग अहमदनगर थी जी। 21 मई 2000 नहीं 21 मई 1991 राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी जिस दिन जी। तो मैं उस टाइम पोस्टेड था अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर। तो वहाँ से मैंने एक सीरियस मरीज को लेकर मुझे मेरा ड्यूटी लगाया, हेलीकॉप्टर बोर्ड करके सीधा पूना, बॉम्बे पूना। वापस में आके फिर मैं रुका कांदीवली में, बॉम्बे में कांदीवली। तो आपका जो कलकत्ता का सफर था उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई? मैंने शुरू से आपको क्या बताया अभी कि पहली सबसे लखनऊ, पहली लखनऊ, दूसरा शिलोंग, तीसरा बठिंडा पंजाब, चौथा अहमदनगर, पांचवा अहमदाबाद, फिर वो किरकी, फिर पूना, फिर अश्विनी बॉम्बे। उसके बाद में आया डायरेक्ट आया जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर के बाद में आया कलकत्ता, और कलकत्ता के बाद सागर मेरा लास्ट पोस्टिंग था। सागर मेरी लास्ट पोस्टिंग इस तरह से थी कि मिसेज का इंतकाल हो गया था जी। एक्सपायर हो गई थी वो, तो मैंने होम पोस्टिंग मांगा। आप जब ज्वाइन थे आर्मी हाँ आर्मी में ऑन रिटायर नहीं ड्यूटी हुए था, ऑन ड्यूटी था। तो मेरी बच्ची छोटी थी 6 महीने, हाँ 6 तो उसको लेके ऐसा होता आर्मी के अंदर, अगर आपको कोई परेशानी डोमेस्टिक कोई प्रॉब्लम है जी। तो आप एप्लीकेशन दो, आपको नज़दीक कहीं मिलिट्री स्टेशन मिलेगा कोई। तो अपने नज़दीक में सागर था, भोपाल था। अब सागर ससुराल राजगढ़ ससुराल थी, तो सागर से 40 किलोमीटर जी। और अगर भोपाल मांगते तो अपने यहाँ 150 किलोमीटर दूर पड़ता। हाँ। तो मैं वो सोच के उनने कमांडर साहब ने सागर दी, सागर मेरा जो है पोस्टिंग था। सागर में मैं आ गया 2001 में, और 2003 में वहीं से मेरा रिटायरमेंट। आपकी वाइफ एक्सपायर? हाँ उनका ओपन हार्ट सर्जरी करा जी। हार्ट का प्रॉब्लम था, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, तो पूना में हुआ था वो, सिटी पूना कार्डियक थोरेसिक सेंटर पूना। तो उस टाइम उनको ब्लड की जरूरत पड़ी, खून की। तो मैंने कई लोगों से एक भीख सी मांगी, वहाँ तो अपना कोई है नहीं। हाँ। रिक्शेवालों ने भी खून दिया, एक बोतल ड्राइवर ने दिया जो जीप चलाते, इस तरह से रोड पे भी घूम लो, किसी बहुत से लोगों ने मदद। आपकी इस वाली बात को लेके एक दूसरा सवाल मैं करना चाहूँगा जो आप क्लियर कर दें इसको लेके, कि आपकी जो वाइफ थी वो आप जब आर्मी में ज्वाइन किए हुए थे, आप जब रिटायर नहीं हुए थे उससे पहले एक्सपायर हो गई थी, फिर आपने सर्विस भी नहीं छोड़ी, और उसके बाद आपके बच्चे जो थे उनको किस तरीके से परवरिश हुई उनकी? उनके इंतकाल के तकरीबन 1 साल बाद मैंने दूसरा निकाह किया, 1 साल सागर ऑन ड्यूटी इस तरह वर्दी के अंदर ही, क्योंकि बच्ची छोटी थी, कौन परवरिश करता। अच्छी थी वो, तो उनका इंतकाल भी अभी 17 जनवरी 2021 को हुआ, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मायके में जी। तो उससे पहले बच्चे हुई गए। कितने बच्चे? तो हमारे 2 लड़के, एक लड़का है मोहम्मद अजमल, तो जो कैंसर हॉस्पिटल लाल घाटी भोपाल में वो टेक्नीशियन है और भी काम करता है दूसरे हॉस्पिटल में, और छोटा लड़का है वो अपने मेरे साथ अकेलेपन की वजह आपके साथ कभी उनको महसूस होने नहीं दिया आपने? कभी महसूस नहीं होने दिया आज तक। हम रात दिन काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद में एक पल सोया नहीं आज तक, आज भी काम कर रहे हैं बराबर, बिल्कुल हर चीज़ का टाइमिंग है। आपकी तनख्वाह क्या रही थी जब आपकी रिटायरमेंट हुआ? रिटायरमेंट में स्टार्टिंग में तनख्वाह मेरी ऐसी थी 56 रुपीज़ थी स्टार्टिंग में पर मंथ, फिर 56 रुपये, फिर 70 हो गए, फिर 90 हो गए, 150 रुपये, पहुँचते पहुँचते रिटायरमेंट के टाइम मेरी हो गई 12,000 रुपये तनख्वाह। 2003 में 12,000 रुपये की तनख्वाह पर रिटायरमेंट। तो आप अपने बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आपके आगे की फ्यूचर को लेके, उनके आगे के फ्यूचर को लेके? सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा जितने भी लोग मेरा ये देख रहे हैं इंटरव्यू, कि कभी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। मेहनत से कभी, और जो मेहनत करने वाला इंसान होता है 100% उसको कामयाबी मिलेगी। मेहनत से जरूर मिलता है फल, घबराना नहीं चाहिए। आपकी एक कहानी है जो सभी ने सुनी है और सभी सुनाते हैं उस चीज़ को लेके, कि आप कभी मेहनत से नहीं घबराए और पैदल सफ़र करते हुए एक पत्थर की खदान तक जा पहुँचे। हाँ, वो भी बड़ा एक रोचक किस्सा है कि ये बात है सन 1980 से स्टार्ट होती है ये बात। तो मजदूरी उस टाइम बहुत कम मिलती थी, दिन भर काम करते थे हम, दिन भर बस स्टैंड पे ठेला बसों में सामान उतारना, हमारे चाचा के साथ 2 रुपये मिलती थी।
तो खदान पे ज़्यादा मिलते थे, 30 रुपये। तो हमारे वालिद साहब वहीं काम करते थे, पत्थर की खदान पे। यहाँ देखो। हाँ। तो हर हफ्ते जो छुट्टी होती थी इतवार की, तो कहते बेटा एक ऐसा करो, महीने में 2 हफ्ते हमारे पास रहो, 2 हफ्ते पढ़ाई करो। तो उन दिनों कुरवाई से मंडी मोहरा का जो रास्ता था, बहुत बेकार रास्ता था। वो इतने बड़े जो पत्थर रोड पे हैं। कच्चे रास्ते। हाँ, कच्चे रास्ते, पैदल चलना दुश्वार। बस तो चलती, एकाध बस चलती थी, एक बस चलती थी गुप्ता जी की। तो हम जो है कुरवाई से पैदल चले थे मंडी मोहरा, तकरीबन 8 किलोमीटर है कुरवाई से मंडी मोहरा। 8 से 10 किलोमीटर। वहां से हम पहुंचे मंडी मोहरा स्टेशन पे, फिर पटली पार किया हमने, जो जाती थी सीधी बरेट स्टेशन। तो उस टाइम में ट्रेन के अंदर जो मुसाफिर होते, वो अपना झूठा फूटा जो फेंक दिया, हम उसको उठा के खाते थे। उस टाइम जहर पुरानी नहीं होती थी, इतना अपन को यकीन था, जो आज के ज़माने में जहर मिला के फेंक दीजिए कुछ भी कर। तो खाते खाते सीधे पहुंचे बरेट स्टेशन जी। बरेट स्टेशन से डायरेक्ट उदयपुर, उदयपुर से साहिबा, एक पत्थरी खदान है जो, वहाँ पहुंच गए। रात के तकरीबन 9-10 बजे पहुंचते थे। तो दिन भर लग जाता था। दिन भर लग जाता था। वो कितने किलोमीटर अंदाज से? कम से कम 40-45 किलोमीटर। 40-45 किलोमीटर का सफर सुबह से करके बिल्कुल आप चलना, खदान पहुंचे। सदियाँ 6-7 बजे। तो कोई साथ जाता था आपके? कोई तरह साथ भी? नहीं था मेरे, खुद ही जाता था। फिर वहां जाकर आपका क्या काम रहता था? वहाँ सुबह उठे जी। तो हमें तो रोटी वोटी बनाना कुछ आता नहीं था। हमारा भाई भी एक साथ में, तो वो आटा गूंदा, एक आध बार हमसे कहा, हमने आटा गूंदा पूरा पानी बन गया। ऐसे कोई तजुर्बा नहीं था। हाँ। वो बस ऐसे ही वो जैसे पी लिया बस उसको, वो रोटी हो गया। उसके बाद लगे हाथ ट्राली लग जाती थी, गंज बासोदा से आएंगी ट्राली, वो लग गई, आपको उसको लोड करना है। एक ट्राली लोड करने पे 30 रुपये मिलती, पत्थर चिनखारी जो होता मकान बनते पुराने ज़माने में, तो उसको लोड कर दिया 30 रुपये। तो इस तरह 3-4 ट्राली भर जाती शाम तक। 3-4 ट्राली आप लोग अकेला इंजन में भरता। आप अकेले भरते अकेले थे? 4 ट्राली। फिर हफ्ता पूरा करके आप वापस आते आ थे? गए, फिर पढ़ाई में लग फिर जाते पढ़ाई थे? में। मतलब आपने पढ़ाई के साथ घर वालों का साथ भी दिया है बचपन से लेके अभी तक, और अब बच्चों का साथ देते चले आ रहे हैं। क्या बचपन की तो खाने पीने का ऐसा था, बहुत गरीबी थी। माँ बाप हमारे जो हम लोग जो थे, उस टाइम में 8 भाई थे, सब मिला के 2 इंतकाल हो गए तब पहले वाले, तो हमसे बड़े, और बहनें थी 3। तो सबको देखना, वहाँ से पैसा भी भेजना, मनी ऑर्डर जो मिल जाए जितना। तो जो बासी रोटी होती थी, सुबह टाइम उसको पानी के अंदर गला के चले गए। 2 बजे जब छुट्टी हुई स्कूल की, आके उसको अपना लंच। बहुत मुश्किल से मतलब परवरिश की माँ बाप ने, हमारे बहुत गरीबी थी। अब आप पहले के डॉक्टर मतलब असलम में और अब के असलम में क्या फ़र्क देखते हैं? मतलब अगर आप आर्मी में नहीं जाते कुछ तो, नहीं। तो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजर होती, या आप क्या काम करते? अगर आर्मी ज्वाइन नहीं करते तो मजदूरी कर रहे होते आज भी। कोई आपका ऐसा शौक कि मैं आर्मी अगर ज्वाइन नहीं करता तो मैं ये काम कर सकता था आज के दौर में? आज के दौर में तो यही है कि किसी की दुकान पे काम करना पड़ता है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे परचूनी की दुकान ना, और तो ज़्यादा अपने पास कुछ था नहीं, क्योंकि और दूसरी चीज़ अगर करते तो पैसा चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में रिश्वत बहुत है, कोई सी भी जो छोटी सी नौकरी के लिए भी काफ़ी रिश्वत देना पड़ता है। तो पैसा होता तो कर। और इसके लिए मोटिवेट किया मुझे मेरे दोस्तों ने, आर्मी में आर्मी जाने के ज्वाइन लिए? करने के लिए। मेरे दोस्तों ने सबसे पहला नाम आता है वर्तमान में जो विधायक साहब हैं, जनाब हरी सिंह सप्रे साहब। फिर अपने इंजीनियर साहब हैं, अखिलेश साहू साहब, जो अभी कटनी में हैं, रेलवे के इंजीनियर हैं। फिर ये अशोक कुमार साहू, ये LIC में हैं अधिकारी। फिर अशोक कुमार पंथी, यही बहुत बड़े हैं इंजीनियर जी। तो ये आमला में है जी। हाँ, पोस्टेड है। इस तरह अच्छे अच्छे दोस्तों ने, ये राजन सक्सेना थे, एक्सपायर हो गए जी। वकील साहब, वो उनके पापा, उनकी मम्मी, उनकी बहनें, सब ने मुझे कहा कि नहीं आर्मी ज्वाइन करो। तो उनके घर भी लकड़ी फाड़ता था, जाके मजदूरी करता था, उनका सामान लिया बस स्टैंड से बाजार से। और अब्दुल लतीफ़ साहब थे,
बिल्कुल। गुड्डू भाई जिसको बोलते हैं, आपके पापा थे गुड्डू भाई, ये भी जफर भाई, गुड्डू भाई, ये सब लोग, अशफाक भाई हैं, न्याज भाई हैं, अपने ये मकसूद भाई थे, काफ़ी मदद मिली मुझे। आप किसी से मशवरा लेने के लिए गए कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है, ये तो आपके दोस्तों की बात हो गई, हाँ, किसी टीचर से मशवरा लिया हो आपने? टीचर हमारी जो थी चारुलता सक्सेना, जी। उनके हस्बैंड जो थे डॉक्टर साहब थे अपनी सरकारी अस्पताल में, वो गए थे उनसे हाँ, मुलाकात करने हाँ, गए? उन्होंने बहुत कहा कि ठीक है तुम जाओ, अच्छा काम है, देश की सेवा करो, आके समाज सेवा करना, अच्छा आज भी आप डीपी समाज की श्रीवास्तव, सेवा कर ही हाँ। रहे हैं। आज भी आप समाज की सेवा कर ही रहे हैं। आज भी समाज की सेवा करें। हमारी जो उस्ताद थी नर्सिंग की ट्यूटर, उन्होंने ये कहा था जितने लोग यहाँ पे बैठे जो मेरी क्लास लेती, मैं क्लास जिन जिन की ले रही हूँ 30 लोग हो आप बैच में, सभी जाकर डॉक्टरी करोगे, क्योंकि फौज के अंदर प्रैक्टिकली इतना होता है जिस तरह MBBS डॉक्टर साहब होते हैं, तो हम लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ काम करते हैं, सर्जन हो चाहे मेडिकल हो, ऑफिसर हो, ये अपना पेडिशन हो, मतलब सबके साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, तो उसका प्रैक्टिकली इतना सीख जाते हैं जितने नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं कि आराम से काम कर सकते, करना चाहें तो, जोर जबरदस्ती नहीं। तो मेरा एक शौक था। रिटायरमेंट के बाद मुझे नौकरी भी मिली, पुलिस में भी मिली, SIF में मिली, CISF में मिली और होम गार्ड में मिली, जी। MPEV भी मिली, लेकिन मैंने अपना ये वन विभाग है फॉरेस्ट का, लेकिन मुझे एक ये था कि यार अब तो समाज सेवा नहीं समाज करना। सेवा करने के लिए आप अपने कुर्बानी क्योंकि ला रहे इतनी गोली लग चुकी थी, तो मैंने कहा अगर अपने को वही जी। एक्सपायर हो जाते तो कहानी खत्म हो जाती, अपन थोड़ा जब देश सेवा की आप समाज सेवा कर, तो वो भी ये विधायक साहब ने कहा कि आप क्लिनिक खोलो, उन दिनों जब मेरे 2003 में रिटायर हुआ, हैं। उस टाइम आपसे सलाह हाँ दी कि खोली, आप क्लिनिक तो खोलिए, रोज आप मिलना यहीं बैठना था, जो आज भी है बहुत बेहतरीन दोस्त। अभी अभी 11 तारीख को ये क्रिकेट का टूर्नामेंट किया था, वीर सिंह भाई साहब शहीद हो गए थे, उस प्रोग्राम में बोला कैमरे वाले से बोल दिया तस्वीर खींचो, तो ये क्या है, ये दुनिया अब जो हजारों लोग देख रहे हैं तो कुछ तो पता उनको दिमाग में आएगा क्या रही खुद बुला रहे विधायक, ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो वो दोस्ती निभा रहे हैं वो अपनी। दोस्ती निभा रहा है, नहीं तो घमंड हो जाता है साहब बहुत एक बार में, ये 3 बार बन के भी कोई घमंड नहीं, जैसे उनका पूरा परिवार। अगर कोई आज का यूथ आर्मी ज्वाइन करना चाहे तो आप उसके लिए क्या सलाह देंगे, वो किस चीज से बचे? जो भी इसमें इंटरेस्टेड है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा अपनी ईमानदारी कभी ख़त्म मत करें, और किसी से झगड़ा नहीं करना, ना मजहब के नाम पे, ना कौम के नाम पे, ना भाषा के नाम, किसी भी चीज़ को लेके झगड़ा नहीं करना, और हमेशा अपनी निगाह नीची रखो, ये नहीं कि उसके डर के मारे किसी को गलत मत देखो, अगर और अपनी निगाह और कैरेक्टर पे बहुत जोर देना चाहिए इंसान, अपने कैरेक्टर पे बहुत जोर देना चाहिए। अगर आपका कैरेक्टर सही है तो कोई आपसे बात डांट नहीं सकता। लोगों का अपना कैरेक्टर अच्छा सबसे रखना पहले कैरेक्टर है, उसका इनाम मिलता है। चाहिए। ऐसा कोई किस्सा जो जहन में आपके हो और हंसी आ जाती हो सोचकर? हाँ वो है ना, दो तीन किस्से ऐसे हैं कि सन 1986 में अपनी कुरवाई के अंदर आखिरी मेला भरा था, उससे पहले कंटिन्यू भरते थे 1985, 84, 83 या उन दिनों केसर भी थी नगर पालिका के अध्यक्ष, वो मेला भरा था अपने यही मेला ग्राउंड, बड़ी भीड़ जिसको बड़ी बोलते हैं। तो तमाम लोग आते थे वहाँ, झूले वाले, मिठाई की दुकानें, सब दुकान लगती हैं, आप मालूम नाटन रोटन। तो हम लोग उस टाइम मजदूरी करते थे, तो हमारे साथ था एक रईस नाम का, रईस कुरैशी, हाँ उसके हम टीम में थे, साबिर था और ऐसे लोग थे 5-6। जब मेला खत्म हुआ जिस रोज, तो कई सामान घर रखे, श्रवण कुमार जैन थे, यहाँ मिठाई की दुकान थी जिनकी, तो हमने ठेले में, हाथ ठेले में सब सामान रखा, एक कड़ाव के अंदर गुलाब जामुन थी बहुत ज्यादा, तो जहाँ उमा जाट जी आज हैं जिस जगह पे, वहाँ बेशम बहुत थी, बड़ी बड़ी जो होती है, पूरा कड़ाव में कढ़ाई की अंदर रख दी, आके उतरेंगे कढ़ाई का कड़ा, हाँ पन्नी मन्नी भर ली, खा पी को पन्नी भर के वहीं से पास में अपने घर दे, जो लकड़ी थी, जो लकड़ी लगती थी, लकड़ी में मार दी, अपन बेच देंगे यार कुछ पैसे में,
तो इस तरह ये हो गया। अब ये बाजार अपना जो भरता है इसमें जो है बहुत कम हो गई संख्या। ये 2 जगह में बँटवारा हो गया इसका, डिवाइडेशन हो गया। बस स्टैंड पे ही बाजार लगने लगा और यहाँ थाना भी गया और बाजार भी बहुत कम हो गया, इतनी भीड़ नहीं है। हाँ, पहले आदमी को निकलने के लिए, व्यापारी पूरे यहीं पाए जाते हाँ, पहले निकलने के लिए अपन दूसरी दुकान जाए बहुत जदोजहद करनी पड़ती। तो वहाँ पे सब दुकान लगती। गर्मियों के सीजन के अंदर तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये सब दुकान होती थी। तो वो रईस क्या करता था, नीचे बैठ गए और हमसे कहते पीछे खड़े हो जाओ। नीचे से उसको ढुलका दिया अंदर। हमने पकड़ा और सीधे पहुंचे नदी पे, बेतवा नदी अपना पुल है जो, जी, जी। वहाँ जाकर मुक्के मार मूर खा पी कर फिर आ गए। तो इस तरह से भी मस्ती करते थे। आर्मी लाइफ का ऐसा कोई सच जो बाहर लोग नहीं देख पाते। आर्मी के अंदर क्या है, सबसे पहला फर्स्ट है डिसिप्लिन। तो जो हम लोग को खाना मिलता है, खाना जैसे आर्मी के अंदर दो जगहें होती हैं पोस्टिंग की, पीस एरिया और फील्ड एरिया। तो फील्ड एरिया में जितना भी राशन होता है पहुंचने में ही महीने लग जाते हैं। बिल्कुल फ्रेश राशन आपका गया पीस एरिया से, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते कब 1 महीने लग जाए। उतने में आटा खराब होना लाजमी है, तो उसके अंदर कुछ कीड़े मकोड़े आ गए, कीड़े वगैरह, तो मजबूरी में तो खाना पड़ा। कई सालों पुराना आटा रखा रहता, आटा उसके अंदर तिलुले बन जाते। अब आपको वो उसकी रोटी बन गई, वो रोटी आई आपके सामने, तो आप खुद ही निगाह पड़ी तो पूरा तिलुले दिख रहा है, लेकिन आप खाना है। इस तरह बीकानेर राजस्थान के अंदर तूफान चलता रहता है, या शिलोंग मेघालय में बारिश होती रहती है, मौसम जगह जगह का डिफरेंट है। तो वो खाना है, आप नखरे नहीं करना कि इसमें ये है कि हम नहीं खाना। आज की जनता वो देखना नहीं चाहेगी, देखेगी तो खाएगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं खाएगी। मतलब जैसा है वैसे वैसा जिंदगी खा- गुजारना पड़ती है। आर्मी लाइफ बहुत टफ होती टफ है, होती है। लोग देख नहीं पाते। एक सोल्जर को अगर देखें तो आप लोगों के दिल में भी एक रहम और एक जज्बा होना चाहिए कि काश मैं भी आर्मी ज्वाइन करता। और जो लोग आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाते, मान लीजिए कोशिश की उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने की और नहीं कर पाते, तो वो भी किसी तरह से देश की सेवा कर सकते। उसमें क्या होता है, आर्मी के अंदर 2 तरह की लोग होते हैं, एक सिविल डिफेंस, एक आर्मी। तो सिविल साइड से वो उसमें जाके भर्ती होके बराबर भर्ती होती है, माली की हो चाहे कुक की हो, या यही जो आर्मी टाइप की होती है सिविल साइड से, तो वो अपना उसमें योगदान दे सकते। उसके दिल के साथ- अंदर अगर जज्बा है जी, काम करने का, देश के लिए, समाज के लिए, तो वो इस तरह से भी कर सकती। कोई अपना जैसे पुनर्वास केंद्र होते हैं वो, और ये गरीब मोहताज जो होते हैं, उनके वृद्ध लिए- आश्रम है, या हाँ यही है विधवा जो सब होते हैं, जी, उसमें अपना काम रोल निभा सकते। हमारे सवाल जवाब यहीं ख़त्म होते हैं। अगर एक बार आप इजाज़त दें तो आप, मैं एक मशहूर शायर हुए अपने, जी, अब्दुल हई। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा इस पूछो। बीच हाँ, रोकने के बाद जी कि आपने जैसा कहा मोहम्मद रफ़ी मेरे जी, बहुत जी। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जी मोहम्मद रफ़ी साहब का। तो आप गाना गाते हैं, जी, तो कुछ सुना देंगे चंद लाइन्स किसी भी गाने की सुना दूं, या वही जो आपका जिससे मैं फिर- इम्प्रेस्ड हुआ, जिससे आप इम्प्रेस्ड हुए? वो आप किस चीज़ से, मतलब वो उसपे इम्प्रेस्ड होने की भी कहानी है, वो भी सुनाते जाइए। और उसके बाद इम्प्रेस्ड उसका होने के ये कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर मुझे गाने का शौक तो था ही, जी, और मोहम्मद रफ़ी साहब जो है वो तो उन जैसा सिंगर कोई हो ही नहीं सकते। जैसे महेंद्र कपूर साहब हैं, वो भी अच्छे हैं, तलत महमूद साहब भी, और हेमंदा भी, अपन किशोर कुमार जी, जितने भी गायक हुए सब अच्छे हैं, लेकिन मैं उनका ही फैन था। तो सन 1980 में मैं उनसे मिलने जा रहा था बॉम्बे, हम और मुकेश टीचर माँ साहब हैं जो, जी, और 2-3 और लोग थे हमारे, जी, आज़ाद जो आज़ाद जैन अशोकनगर में इंजीनियर है, वो हमारी एक टोली थी। तो हम लोग जा रहे थे रफ़ी साहब से मिलने के लिए। इत्तेफाकन उनका 31 जुलाई 1980 को इंतकाल हुआ, हार्ट अटैक। उनका मतलब उनके गीत जैसे वो फिल्म हकीकत का गीत है, कर चले हम फिदा जानतन साथी, जी, तो उसमें एक वो मैसेज है, एक देश के लिए भी और समाज के लिए भी। उसमें एक लाइन आती है, गीतकार थे कैफी आज़मी साहब,
मशहूर गीतकार रहे शायद, तो उनकी एक लाइन आती है, खींच दो अपने खून से जमीन पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, काट दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी। मुझे लगता है कि आप अगर आर्मी ज्वाइन नहीं करते तो एक बहुत अच्छे हम गायक ही बनते, हमारा शौक सिंगर था। होते। हाँ आगे और क्या। तो क्या है कि उनका अपने जो सैयद हैदर रजी साहब थे, वो मुशायरे में जी। बहुत कराते थे, हर चीज़ उनको हमें सिखाते थे, आपको शेर व शायरी का भी शौक था? बहुत शौक। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि साहिर लुधियानवी साहब ने एक नज़्म लिखी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह आपने हम लोगों का मेरा एहतराम किया, जी उसी की चीज़ है वो। जी बिल्कुल, पेश कीजिए। आप ना जाने मुझको समझते हैं क्या, आप ना जाने मुझको समझते हैं क्या, आप ना जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहाँ, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, जो एहतराम आपने किया जी कि मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है, मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मेरी तकदीर है, इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर दूं, नज़मीन सरपराइज तोहफा, इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर दूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें, इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं, आज मैं हूं यहाँ कल कोई और था, आज मैं हूं यहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं। और एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है जी कि आज का प्यार मुझको इतनी मोहब्बत ना दो साथियों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो साथियों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ बच सके, आज का प्यार थोड़ा बचा के रखो। एक रिक्वेस्ट है कि आज का प्यार थोड़ा बचा के रखो मेरे कल के लिए, कल जो अनजान है, कल जो गुमनाम है, कल जो इफ्तान है, कल जो एहतराम है, मैं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वाह, बहुत खूब। ये साहिर लुधियानवी बहुत खूब। साहब की एक नज़्म है, जो किसी फिल्म के अंदर इसको पिक्चराइज किया है, राज खन्ना साहब की फिल्म। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने हमें वक्त दिया, आप ऐसे ही। हमें भी बहुत खुशी हुई इस बात की कि ये अपना जो पॉडकास्ट, हाँ, वह इसमें जो मैं पहला इंटरव्यू आपने मुझसे लिया, जी जी तो वो भी आर्मी पर्सन से, जी जो देश के लिए और आज भी हम समाज से करते हैं, बिल्कुल। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपके स्केप के साथ ये कहानी सुनकर एक बात तो क्लियर हो जाती है, यूनिफॉर्म उतर जाती है लेकिन जिम्मेदारी कभी नहीं उतरती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यादें, आपका वक्त और आपकी ज़िंदगी का किस्से हम सबको सुनाने के लिए। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू ये पॉडकास्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी लोग मिलते रहेंगे और आपके लिए हम ऐसी नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। शुक्रिया।